अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं ललकार 2 किस्त नंबर 11। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। अगले रोज़ सुबह सवेरे फिर इमरान का फ़ोन आ गया। वो गुस्से में लग रहा था। छूटते ही बोला, चाचू जानी, ये मजिस्ट्रेट कादर आपका कुछ न कुछ जानने वाला है, इसे रोक लो वरना फड्डा हो जाएगा। अब क्या हुआ है? वो मेरा मोहल्लेदार दोस्त अनवर उस सड़क पर से गुजरा तो इसे रोक लिया। कहने लगा, अब दोबारा इधर नजर आए तो टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। तो वो वहाँ करने क्या गया था? वैसे ही गया था देखने के लिए कि वो हजरात जो रात को टून होकर सो रहे थे अब भी जागे या नहीं। पता नहीं कौन सी कुत्ते मार पीता है वो। नॉलेज में इजाफा तो होना चाहिए ना। नॉलेज में इजाफा करते करते कहीं अपनी सांसों में कमी ना कर बैठना। मुझे बड़ा उसीला बंदा लगा है वो। कादिर डोगर नाम है उसका। मेरा ख्याल है इसने रात को भी कमीज के नीचे पिस्तौल लगाया हुआ था। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, ऐसे पंगों से दूर रहो, पछताओगे। मेरा लहजा सख्त हो गया। चाचू तुम्हें पता है, वालिद साहिब ना बनो तुम। मैंने गर्ज कर इसकी बात काटी। तुम उसके बेटे ही रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। वो किसी और दुनिया का बंदा था। तुम उसके मुकाम को छूने की कोशिश करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। मैंने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। शाम को एक और ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे इस ख्याल को पुख्ता कर दिया कि इमरान को वापस चले जाना चाहिए। इसका लाउबालीपन, इसका जवान खून और शौक़ मुहिम जो उसे किसी वक्त किसी बड़ी मुसीबत से दो चार कर सकते थे। मुझे एक अहम एजेंसी का ऑफिसर का फ़ोन मौसूल हुआ। ऑफिसर साहब का पहला सवाल मुझसे यही था कि इमरान नामी नौजवान जो इंडिया से आया है कौन है और मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है। मैंने मुख्तसर अल्फाज में अपना बयान उनके गोशगुजार कर दिया। वो बिल्कुल मुतमईन नज़र नहीं आए। मुझसे कुछ मज़ीद तीखे सवाल पूछने के बाद कॉल ख़त्म कर दी गई। मैं सख्त तशवीश में महसूस करने लगा। ये इमरान अपने ज़ोम में जिस तरह की ऊट पटांग हरकतें कर रहा था, मुझे यकीन था कि ये ज़रूर न ज़रूर कहीं फंसेगा। मैंने बेजारी से फ़ोन बंद कर दिया। शाम को घरेलू जिम में कड़ी वर्जिश कर रहा था जब चुंचल माहीन भी आदम की। आज उसका बॉयफ्रेंड हशाम साथ नहीं था, क्योंकि मेरी तरह माहीन का ताल्लुक भी किसी हद तक मार्शल आर्ट से था, इसलिए हमारे दरमियान कुर्बत पैदा हो गई थी। वो बड़ी बेतकल्फ़ी से मुझे अंकल कहती थी और मेरे घर आती तो अक्सर मेरे साथ वर्जिश में शरीक हो जाती। आज भी ऐसा ही हुआ। वो हमेशा की तरह मेरी कड़ी मुशक्क़त पर शश्तर भी थी। इसे यकीन नहीं पाता था कि इस उम्र में कोई शख्स जिस्मानी तौर पर इतना फिट हो सकता है। अचानक फ़ोन की बेल ने मुझे चुका दिया। मैंने स्क्रीन देखी। अंदेशा था कि कहीं फिर इस खुफिया एजेंसी वाले का अफसर का फ़ोन ना आ गया हो, लेकिन ये इमरान के दोस्त ज़िया का नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की। वो घबराती आवाज़ में बोला, अंकल आप कहाँ हैं? यहाँ मामला ख़राब है। इमरान भाई को पता नहीं क्या हो गया है। वो सख्त दर्द हो रहा है इन्हें। कैसा दर्द? बाएं तरफ बता रहे हैं, मैदे के करीब। अभी उल्टी भी की है जिसमें थोड़ा सा खून भी था। मैंने इन्हें बताया भी है, तो इसे अस्पताल ले जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? वो नहीं मान रहा जी। तड़प भी रहे हैं और जाने से इनकार भी कर रहे हैं। कहते हैं कि अस्पताल नहीं जाना। अब आप इन्हें मना सकते हैं, अगर गाड़ी लेकर आ जाएं तो। फ़ोन बंद करके मैं शेषोपंज में पड़ गया। ज़िया इसके संजीदा तरीन दोस्तों में शुमार होता था। वो कोई मजाक तो नहीं कर सकता था। माहीन ने भी सारी बात सुन ली थी और वो परेशान नज़र आ रही थी। मैंने एक बार ज़िया से बात करना चाही, लेकिन अब सिग्नल नहीं मिल रहे थे। कुछ देर बाद मैं तेज़ी से इमरान के रहायशी इलाके की तरफ जा रहा था। माहीन भी साथ चल दी थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं कुछ झल्ला भी रहा था। पता नहीं अब वहाँ क्या मामला हुआ था। हम इमरान के घर पहुंचे तो बाहर 2-4 मोटरसाइकिलें खड़ी थी, लेकिन अंदर खामोशी थी। मैं और माहीन लॉन से गुजरकर मुख्तसर बरामदे में पहुंचे तो ज़िया खड़ा नजर आया। वो रस्मी कलिमात के बाद हमें जल्दी से अंदर ले गया। अंदर तकरीबन तारीकी ही थी। यकायक पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। ऊपर छत के पंखे ने हरकत की और गुलाब की पत्तियां मुझ पर निशावर होने लगी। सामने सजी सजाई मेज़ पर एक बड़ा केक रखा था। इमरान के करीबन 2 दर्जन दोस्त यहाँ मौजूद थे। हैप्पी बर्थडे की आवाज़ों से दोनों दीवार गूंज गए। मैं सटपटा गया। आज वाकई मेरी सालगिरह का भूला बिसरा दिन था और इमरान की तरफ से मुझे सरप्राइज़ देने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरा मूड कुछ ऐसा हो रहा था कि उसके इस सरप्राइज़ ने मुझे खुशी के बजाय गुस्सा दिला दिया। मैंने घड़ी देखी। इस वक्त मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में एक नहायत ज़रूरी मीटिंग में होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ माहीन समेत शोरगुल करते लड़कों के दरमियान खड़ा था। इमरान ने तमतमाते चेहरे के साथ मुझसे बगलगीर होने की कोशिश की तो मैंने हाथ से धकेल कर उसे पीछे हटा दिया। ये क्या तमाशा है इमरान? इसने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर ज़रा संभल कर बोला, चाचू जानी, तुमने इस दिन नाराज़ होकर फ़ोन बंद कर दिया था। मैंने सोचा चाचू को मनाया जाए और सरप्राइज़ दिया जाए। मैं आमतौर पर गुस्से में नहीं आता, लेकिन इस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं तवाज़ुन खो बैठा। मैंने एक कुर्सी को ठोकर मारकर दूर फेंक और गरज कर बोला, मुझे नहीं ज़रूरत ऐसी चाव चोंचलों की। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जीना हराम कर रहे हो मेरा। तुम्हारे बाप से दोस्ती थी, उसके साथ ही ख़त्म हो गया वो सब। अब बासी कड़ी को उबाले मत दो। जाओ जहाँ से आए हो, वरना मेरी बात याद रखना, पछताओगे तुम। और ये जो तुम्हारे साथ चिमटे रहते हैं ना तुम्हारे यार, ये भी सब पछताएंगे।
लेकिन चाचू यार। इमरान ने फिर मुझे थामने की कोशिश की। मैंने फिर इसे धक्का दिया, चुप रहो। और ये क्या चाचू यार, चाचू तुम और चाचू जानी करते रहते हो। कुछ तमीज़ लिहाज होता है बड़ों का। किसने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं? मैं तैश में वापस जाने के पलटा तो इमरान के दोस्त ने मेरा बाजू थामने की कोशिश की। मैंने इसे झिल्लाकर धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर आरास्ता मेज़ पर गिरा और केक के सारे नक्शो निगार ख़राब कर गया। इमरान जैसे भूत बना खड़ा था। मैंने पहली बार इसके चेहरे पर अफसुर्दगी और पशेमानी के आसार देखे। माहीन का बाजू पकड़कर मैं बाहर निकल आया। बाहर आकर माहीन ने मेरे साथ कदम मिलाते हुए कहा, अंकल कुछ ज्यादती तो नहीं हो गई उसके साथ? बेचारे ने। वो बेचारा नहीं, मैंने तेजी की बात काटी। बस बेचारगी का ढोंग रचाता है। एक घुस बैठे की तरह किसी को मामले में टांग अड़ाता चला जाता है, जैसे सारे जहां का दुख दर्द इसके सीने में सिमट आया है। मैं माहीन के साथ कार में आ बैठा और तंग सड़क से निकलकर निस्बतन कुशादा सड़क पर आ गया। दफतन मुझे चौंकना पड़ा। कुछ फासले पर एक कोठी के सामने लोग खड़े नजर आए। मेरे सामने ही एक पुलिस मोबाइल भी वहां आकर रुक गई। ये वही जगह थी जहां 2 रोज पहले एक खौफजदा औरत ने हंगामा किया था। अब भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने गाड़ी रोकी, माहीन को अंदर ही बैठने को कहा और लोगों की तरफ बढ़ा। गेट के पास पहुंचकर मैंने जो चीज़ सबसे पहले नोट की वो एक बू थी। मेरा माथा ठिनका। मैंने एक मोहल्लेदार से पूछा। इसने बताया, दोपहर से बू आ रही है, लगता है कोई मर गया अंदर। इसी दौरान में पुलिस एहलकार भी पहुंच गए। सब इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान कर सल्यूट किया। सर, कहा जा रहा है कि अंदर कोई लाश है। पिछले 2 रोज से घर भी बंद पड़ा है। एक कांस्टेबल गेट फलांग अंदर दाखिल हुआ और गेट का छोटा दरवाज़ा खोल दिया। हम अंदर दाखिल हुए। बू तेज हो गई। अंदरूनी दरवाज़ा खुला था। चंद कमरों की लाइट्स ऑन थी। घर के ड्राइंग रूम में अफरा तफरी तोड़फोड़ के आसार नजर आए। करीबी कमरे में टीवी जोरों शोर से ऑन था। चंद कमरों की लाइट्स भी ऑन थी। और फिर हमें एक कमरे में मंजर दिखाई दिया जिसका अंदेशा ज़हनों में चिंगाड़ रहा था। घर के नौजवान मालिक की लाश पहलू के बल पड़ी थी। वो खूनालूद पैंट शर्ट पहने हुए था। इसके जिस्म पर जख्म थे और वो काफ़ी फूल भी चुका था। हमने अच्छी तरह मौका का जायजा लिया। एक अलमारी में से विस्की की 2 बोतलें महंगे सिगरेट बरामद हुए। मरने वाले का नाम फुरकान सईद था। इसका टूटा फूटा स्मार्टफोन एक सोफे के नीचे से निकला। शवाहिद से वाज़ेह इशारा मिलता था कि फुरकान को कुछ अफराद ने अगवा करने की कोशिश की। नाकाम होकर उन्होंने तैश के आलम इस पर चाकू वगैरह से वार किए और मौत के घाट उतार दिया। बज़ाहिर घर से कोई कीमती चीज़ भी गायब नहीं थी। लगता यही था कि घर में घुसने वाले अफराद सिर्फ फुरकान को अपने साथ ले जाना चाहते थे। मैं घर से निकला तो गेट के सामने को जुम जमा हो चुका था। मुख्तलिफ चिमगोइयाँ हो रही थी। माहीन भी कार के पास हैरान परेशान खड़ी थी। इसके पहलू में इमरान भी नजर आया। वो बाजू सीने में बांधे गुमसुम दिखाई दे रहा था। 2 लम्हे के लिए इसकी नज़र मेरी नज़र से मिली। इसने पलकें झुका ली, जैसे खामोशी की जुबान में कहा हो, देख लिया ना आपने, मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। माहीन तेज़ी मेरे पास आई और मुख्तलिफ सवालात पूछने लगी। इसमें तजस्सुस का मादा बहुत ज़्यादा था। वैसे भी वो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती थी और नितनी खबरों की इसे तलाश भी रहती थी। माहीन के सवालों का जवाब देने के बाद मैं गाड़ी तक पहुंचा तो इमरान दाएं से बाएं हो चुका था। माहीन चारों तरफ नजर उड़ाने के बाद बोली, अंकल ताबी सॉरी टू से, आपने इमरान साहब के साथ अच्छा नहीं किया। वो बहुत दुखी लग रहे हैं। इसे मजीद दुखी होने से बचाना चाहता हूँ। जो कह रहा हूँ इसके भले के लिए कह रहा हूँ। इसी दौरान में मुतल्लिका इंस्पेक्टर भी मौका पर पहुँच गया। इंस्पेक्टर तौफीक राय एक नहायत ज़हीन और होशमंद शख्स का नाम था। मेरे साथ अक्सर इसका रब्ता रहता था। हमारे दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू हुई और मैं इसे ज़रूरी हदायत देकर माहीन के साथ गाड़ी में आ बैठा। हल्की सी बू सारे माहौल में फैली हुई थी। हम रवाना हो गए। माहीन मुड़ मुड़ कर देख रही थी जैसे इमरान को तलाश कर रही हो। इससे पहले कि ऊपर इसकी वकालत शुरू कर देती मैंने मौजू बदला। 2 दिन पहले तक हम समझते रहे कि वो नशा करके सो रहा है और वो कत्ल हो चुका था। माहीन बालों को कानों के पीछे उड़ते हुए बोली, उसकी वाइफ ने ना सोचा कि वो फ़ोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा। हो सकता है इसने ज़्यादा कॉल्स की ही ना हो। दोनों के ताल्लुक ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बहरहाल जो कुछ भी था तफ्तीश में सामने आ जाएगा। अंकल, वैसे इमरान की छठी सच्ची है। इसने फ़ोन पर मुझे बताया था कि इससे ये बंद घर वाला मामला बहुत मशकूक लग रहा है। मैं खामोश रहा। वो लंबी सांस लेकर बोली, क्या अब इमरान वाकई इंडिया वापस चला जाएगा? चला ही जाए तो अच्छा है, मैंने सड़क पर नजरें जमाते हुए कहा। मेरा मूड देखते हुए माहीन ने मजीद कोई सवाल नहीं किया। 6-7 रोज मजीद गुजर गए। फुरकान सईद नामी उस वजी नौजवान के कत्ल की तफ्तीश मुख्तलिफ समतों में जारी थी। उसकी बीवी और सास को भी कड़े सवालात का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं आया था। दूसरी तरफ इमरान के बारे में अच्छी खबरें आ रही थी। कम अज़ कम मेरे लिहाज से तो अच्छी ही थी। इसके दोस्त ज़िया की ज़ुबानी पता चला था कि अब वो वाकई संजीदगी से इंडिया जाने के बारे में सोच रहा है। अभी तो इसने ज़िया को बताया था कि इंडिया में वालिदा से मिलकर और अपने कारोबार को देखकर शायद 1-2 माह में वापस आ जाएगा। ताहम ये उम्मीद भी की जा सकती थी कि वो वापस ना आए। शाम को माहीन अपने बॉयफ्रेंड हशाम के साथ मेरे घर आई तो कुछ चुप सी थी। इसने इंकिशाफ करते हुए कहा, आपको कुछ पता है इमरान के बारे में? क्या हुआ? मैं चौंका।
وہ کل رات انڈیا واپس چلا گیا ہے۔ فیٹی ریبش، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے غلط بتایا ہوگا، پرسوں سے تو پروازیں ہی بند پڑی ہیں، مگر وہ اپنے گھر میں نہیں ہے۔ اس کے دوستوں کا کہنا ہے وہ ایک دوست سے سامان وغیرہ پیک کر رہا تھا، شام نے کہا۔ میں نے فوراً فون اٹھایا، اس کے دوست ضیاء کا نمبر ملایا۔ ضیاء کی آواز بھی افسردگی تھی۔ اس نے کہا، عمران بھائی چپکے چپکے تیاری تو کر رہے تھے، مگر جاتے جاتے انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ آدھی رات کے بعد خاموشی سے نکل گئے۔ ایک دن پہلے اپنی موٹر سائیکل بھی مجھے دے دی، کہتے تھے اب اس سے دل بھر گیا ہے۔ میں نے کہا، جو کچھ بھی ہے ضیاء، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ انڈیا جا چکا ہے۔ وہ یہیں کہیں ہوگا، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نے اس کا پاسپورٹ وغیرہ دیکھا ہے؟ جی ہاں، لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ جب میں عمران کے دوست ضیاء سے بات کر رہا تھا، ماہین اور حشام بھی آپس میں کچھ بول رہے تھے۔ مجھے حشام کے چہرے پر ہلکی سی ناپسندیدگی نظر آئی۔ ایک دو اڑتے فکرے میری سماعت تک پہنچے۔ عمران کی بات ہو رہی تھی۔ حشام غالباً ماہین سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں عمران کے بارے میں اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے ضیاء سے بات ختم کی تو ماہین نے اپنے تراشیدہ بالوں کو پیشانی سے ہٹاتے ہوئے کہا، انکل تابش، نئی بات یہ ہے کہ میں اور حشام چند دوسرے کزن کے ساتھ مری جا رہے ہیں 2-3 دن کے لیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے صاف محسوس کیا تھا کہ حشام کی ناراضگی محسوس کرتے ہوئے ماہین نے عمران والا موضوع بدل دیا تھا۔ حشام نے اپنا سر کھجایا اور ذرا مسکراتے ہوئے بولا، ایک اور اطلاع بھی ہے، جسے بتاتے ہوئے شاید ماہی شرما رہی ہے۔ ماہین کے نوخیز چہرے پر رنگ سا لہرا گیا۔ حشام بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اگلے ماہ میری ماہی سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ ابھی سے مدعو ہیں۔ لاہور کے مہنگی ترین ہوٹل میں فنکشن رکھا ہے جناب، آپ انجوائے کریں گے۔ اس نے حسب عادت امارت کا اظہار کیا۔ پیش کی مبارک ہو بھائی، اور خیر سے شادی کا ارادہ کب تک ہے؟ شادی کا ارادہ ابھی دور دور تک نہیں۔ ماہین جھٹ شوخ لہجے میں بولی، ہاں 10-15 سال بعد اس بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے۔ تب تک تو میں 2-4 بچوں کا باپ بن چکا ہوں گا، تو مجھ سے دوسری شادی کر لینا۔ حشام نے جھپٹ کر اس کے بال پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ پھرتی سے جھکائی دے کر دور جا کھڑی ہوئی اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ حشام نے میری موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اسے صرف مکھا دکھانے پر اکتفا کیا۔ معزز سامعین حضرات، کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔